जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य की। वह मराठा साम्राज्य जिसकी स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की। शिवाजी महाराज ने एक संयुक्त सेना इकट्ठी की, उस सेना के आधार पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और औरंगजेब जैसे कट्टर सबसे शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को भी चुनौती दे दी। मुगल साम्राज्य जो था वो बहुत परेशान हुआ। इसके बाद जब शिवाजी महाराज की डेथ हुई, उसके बाद जो था पेशवाओं के शासन में मराठा साम्राज्य आगे बढ़ा। लेकिन 1761 में हुए पानीपत के तीसरे युद्ध में जो मराठा साम्राज्य को क्षति हुई, उसकी जो भी बोल सकते लाभ है वो अंग्रेजों ने उठाया और अंग्रेजों ने एक के बाद एक 3 आंग्ल मराठा युद्धों के माध्यम से मराठों को कमजोर किया, उनको क्षति पहुंचाई और अंततः 1818 में जब तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की हार हुई, उसके बाद पूरे मराठा साम्राज्य के पतन हो गया। न सिर्फ मराठा साम्राज्य का पतन हुआ, बल्कि जो हम सोच रहे थे कि भारत में मुगलों के पतन के बाद जो भविष्य रहेगा, विकास होगा, वो मराठों के नेतृत्व में होगा, वो सपना भी टूट गया। तो आज के इस लेक्चर में इन सभी व्यवस्थाओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था 1627 को। कुछ किताबों की माने तो 1630 कहा जाता, लेकिन ज्यादातर लोग 1627 पर सहमत होते हैं, तो हम इसी की बात करेंगे। जन्म हुआ था शिवनेरी किले में, ये महाराष्ट्र में है। माता का नाम था जीजाबाई और पिता थे शाहजी भोसले। माता जो थी वो शिव भक्त थी, तो अपने बेटे का नाम शिव के नाम पर शिवाजी रखा। अगर हम बात करें पिता की, तो पिताजी शाहजी भोसले बीजापुर के सुल्तान, याद रखिएगा बीजापुर के सुल्तान थे आदिल शाह। इनके यहां पर जागीरदार थे, मतलब जागीरदारी का काम करते थे पिता। तो कहीं ना कहीं एक अनुभव शिवाजी को बचपन से मिला। अगर शिवाजी की शिक्षा की बात करें दोस्तों, तो 3 स्तर पे हम शिवाजी की शिक्षाओं को देखते हैं जिनका प्रभाव शिवाजी के संपूर्ण जीवन पर दिखाई पड़ता है। मतलब 3 लोगों ने महत्वपूर्ण तौर पर शिवाजी की शिक्षा का काम किया। पहले नंबर पर बात करें तो माता जीजाबाई जो थी, उन्होंने शिवाजी की प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान दिया। प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान देने का तात्पर्य था कि जीजाबाई ने उन्हें रामायण का, महाभारत की कथाएं ज्ञान दिया। तो एक आधार जो था वो जीजाबाई ने ही तय कर दिया था। बात करें उसके बाद तो दादाजी कोंडदेव का भी शिवाजी की शिक्षा पर भयंकर, बहुत बड़ा कहीं ना कहीं हमें प्रभाव देखने को मिलता है। दादाजी कोंडदेव ने शिवाजी महाराज को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। इन्हें राजनीति, प्रशासन आदि के गुणों का जो ज्ञान था वो सभी दादाजी कोंडदेव ने दिखाया और कहीं ना कहीं शिवाजी के व्यक्तित्व पर, उनकी शासन की, प्रशासन की जो क्रियाएं थी, गतिविधि थी, उन पर हमें दादाजी कोंडदेव का प्रभाव दिखाई पड़ता है। फाइनली अगर देखें तो रामदास जी, सिख गुरु रामदास जी ने शिवाजी महाराज को आध्यात्मिक, या हम बोल सकते हैं कि धार्मिक जो शिक्षा रही वो इनके द्वारा की गई। तो इन तीनों लोगों का शिवाजी के जीवन पर बड़ा प्रभाव रहा, जो हमें उनके आगे के जीवन में दिखाई पड़ता है। बात करें राज्याभिषेक की दोस्तों, तो इस पर हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले, परंतु यहाँ याद रखना है कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक जो है वो 1674 में विधिवत तौर पर हुआ था, जिसके बाद शिवाजी महाराज ने छत्रपति की उपाधि ली थी और छत्रपति शिवाजी महाराज वहीं से कहे जाने लगे थे। उत्तराधिकारी की अगर हम बात करें तो संभाजी जो रहे वो उत्तराधिकारी थे शिवाजी महाराज के, तो ये उत्तराधिकारी रहे। इसके अलावा हम बात करें तो शिवाजी महाराज की पहली शादी हुई थी 1640 में और साईबाई निम्बालकर जो थी वो इनकी पहली पत्नी थी। साईबाई जो निम्बालकर थी वो पहली पत्नी थी। 1640 में पहला विवाह हुआ, तो उसके बाद इन्होंने और भी शादियां की हैं, क्योंकि शिवाजी महाराज का सीधा मानना था कि वो वैवाहिक संबंधों के आधार पर भी साम्राज्य को मजबूत करना जानते थे। तो ऐसे में उन्होंने विवाह किए, जिसके आधार पर अपने आप को और मजबूत भी किया है। तो ये शिवाजी महाराज की प्रारंभिक व्यवस्था रही कि उनके जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, पिता माता कौन थी, नाम कैसे पड़ा शिवाजी, और उसके बाद उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी की हम बात करते हैं तो शिक्षा जो है वो 3 लोगों के द्वारा शिवाजी महाराज को दी गई है। अब शिवाजी महाराज की अगली हम व्यवस्था देखें क्या किया, तो अगला देखते हैं कदम तो सेना का गठन। शिवाजी महाराज जिस एनवायरमेंट में बड़े हुए थे उसमें उनको देखने को मिला कि उत्तर में हमें देखने को मिल रहा था क्या, मुगल, और दक्षिण में अगर देखें तो बीजापुर
गोलकुंडा और कहीं ना कहीं अहमदनगर जैसे जो इलाके थे वो देखने को मिल रहे थे। अब बीजापुर, गोलकुंडा जैसे दक्षिण में, उत्तर में मुगल है। शिवाजी महाराज ने इनको देखकर ही कहा था कि इनसे हमें क्या चाहिए, स्वराज। शिवाजी महाराज ने लक्ष्य रखा हिंद स्वराज का लक्ष्य रखा। और अब स्वराज के लक्ष्य को अगर पूरा करना है तो क्या चाहिए होगी, जरूरत थी सेना की। तो शिवाजी महाराज ने एक व्यवस्थित, कुशल, अच्छी सेना का गठन किया। अब सेना का गठन क्यों किया? क्योंकि शिवाजी महाराज सेना का, अच्छी सेना का महत्व जानते थे। उनको पता था कि अगर मैं चाहता हूं कि ऐसी शक्तियों से लड़ना है, एक स्वराज स्थापित करना है, तो मुझे एक मजबूत सेना की जरूरत होगी। मजबूत सेना स्थापित करने के लिए अलग अलग प्रकार के, अलग अलग जाति के लोगों को सेना को शामिल किया। शिवाजी महाराज का पहाड़ी क्षेत्रों में पहले ही वर्चस्व था, तो यहां वर्चस्व था, तो उन्होंने क्या किया कि पहाड़ी क्षेत्र में जो निम्न जाति के लोग ज्यादा मिलते थे उनको अपनी सेना में शामिल भी किया था। और एक बात और याद रखना है कि मराठे विशेष तौर पर राजस्थान के क्षेत्र से संबंधित रहे और यहां पर अपने आप को किससे, सिसोदिया वंश से संबंधित रहे हैं। यहां पर मराठे पहले साधारण सैनिक के तौर पर जाने जाते थे। क्या? साधारण सैनिक। अब इनको साधारण सैनिक से एक सेना के तौर पर गठित जो किया है, संगठित जो किया है, वो शिवाजी महाराज ने ही किया है। मतलब एक पहचान बड़े स्तर पर जो स्थापित करवाई गई है वो शिवाजी महाराज के समय से स्थापित हुई है। बहुत बड़ा योगदान है। तो शिवाजी महाराज ने ऐसी शक्तियों से लड़ने के लिए इन पूरी व्यवस्था को एक संगठन का में बदल दिया, सेना में बदल दिया, और यहां से उन्होंने अपने अभियान प्रारंभ कर दिए इनके खिलाफ। तो शिवाजी महाराज ने सेना का गठन किया। विशेष तौर पर निम्न जाति के जो लोग थे उनको सेना में शिवाजी महाराज ने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, क्योंकि वो किसी भी हद तक शिवाजी महाराज के लिए कुछ भी करने को तैयार हो रहे थे। बात करें प्रारंभिक अभियानों की, तो शिवाजी महाराज ने अपनी सेना के गठन के बाद अभियानों की तरफ गए और इन्होंने 1647 में प्रमुख किलों को जीतना शुरू किया। यहां पर हम देखें तो 1646 में जो है वो तोरण के किले को, 1647 में कोंडना को, और इसी समय कहीं ना कहीं चाकन का जो किला था उनको भी जीता है। तो प्रारंभ में शिवाजी ने इन 3 किलों पर अपना अधिकार कर लिया। तोरण के किले को लेकर तो एक कहानी भी हमको सुनने को मिलती है, वो ये कि शिवाजी महाराज जो थे एक बार दादाजी कोंडदेव के साथ जागीर में ऐसे घूमने के लिए गए थे। घूमने के लिए गए तो शिवाजी महाराज का ध्यान जाता है एक किले पर, और किला था तोरण का किला। शिवाजी महाराज ने पूछा कि ये किला क्या हमारा है? तो दादाजी कोंडदेव ने बड़े ही अच्छे लहजे में उत्तर दिया कि नहीं भाई, हम जो है वो जो सुल्तान है उसके जागीरदार है और हम इन सब किलों को देखरेख करने का काम करते हैं विशेष तौर पर। तो शिवाजी महाराज ने एक शब्द में उत्तर दे दिया था कि दादाजी इस किले को तो मैं एक दिन जीत ही लूंगा। और कहीं ना कहीं वो बात सच होती है 1646 में, और पहला किला जो शिवाजी ने जीता वो तोरण के किले को ही जीता था। उसके बाद कोंडना और चाकन का किला भी जीता। इसी कड़ी में आगे जाकर शिवाजी महाराज ने 1556 में जवाली का दुर्ग भी जीत लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट दुर्ग था, तो ये दुर्ग भी शिवाजी महाराज ने जीता। यहां पर चंदाराम मौर्य की हत्या हो गई थी, जो कहीं ना कहीं यहां पर एक धब्बे के तौर पर देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति की यहां पर डेथ हो गई। तो चंदाराम मौर्य की घटना जो थी वो जवाली के दुर्ग के आक्रमण से संबंधित हमको देखने को मिलती है। क्लियर? तो ये शिवाजी के प्रारंभिक अभियान थे, इनके माध्यम से शिवाजी ने काम किया। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिएगा, जो शिवाजी सब कुछ काम कर रहे थे वो बिना किसी खास हंगामे के कर रहे थे, बिना भारी हंगामे के। कोई बड़ा युद्ध नहीं हो रहा है, आराम से किले जीते जा रहे हैं। युद्ध क्यों नहीं हो रहा है पता है? सुल्तान को, आदिल शाह जो है उसको पता ना चल रहा। क्यों? क्योंकि पिताजी क्या हैं? पिताजी थे जागीरदार। किसके यहाँ पे? सुल्तान के यहाँ पे। तो प्रभाव किस पर पड़ता? पिताजी पर पड़ता। और यही हुआ भी आगे जाकर। क्या हुआ कि जब सुल्तान को पता चल गया कि एक एक करके हमारे इधर के सारे किले शिवाजी ने जीत लिए। शिवाजी कौन? शिवाजी महाराज। बोला कि इनके पुत्र हैं। तो बोला कि एक काम कर, क्या करें? तो उन्होंने क्या किया, शिवाजी महाराज के पिताजी को गिरफ्तार कर लिया, कैद में डाल दिया। शिवाजी महाराज ने यहाँ पर एक काम किया, क्या बोला? कुछ दिन तक शांत हो जाओ। जो किले जीतने के काम कर रहे थे ना शिवाजी महाराज, वो सब किलों की जीतने की गतिविधि पर, आक्रमण पर तत्कालिक प्रभाव से रोक लगा दिया। कुछ दिन तक शांत रहने का है, पिताजी अभी बंद है, जब छूटेंगे तब दोबारा से काम करेंगे। हुआ यही, कुछ दिन शिवाजी महाराज शांति से रहते हैं, कोई किला जीतने, आक्रमण पर काम नहीं करते हैं। इस बीच में सैन्य संगठन और बाकी चीजों पर ध्यान दिया जाता है। और यहां जैसे ही बाद में
इनके पिताजी को छोड़ दिया जाता है तो दोबारा से शिवाजी महाराज अपना आक्रमण का, किला जीतने का काम चालू कर देते हैं। और जब निरंतर किला जीतने का और इसका काम जारी किया जा रहा था तो यहीं से आप और हाईलाइट हो जाते हैं। और हाईलाइट होते हैं वो किस दृष्टि से, हम उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि कहां पे। तो अगली स्लाइड में देखते हैं कि शिवाजी महाराज की अगली गतिविधि क्या थी। ये था अहमदनगर का संघर्ष। ये वो जगह थी जहां पर आप पहली बार किसके, मुगलों के संघर्ष में उलझे हैं। अहमदनगर जो था वो मुगलों का एरिया था, मुगलों का क्षेत्र था। और इस क्षेत्र में शिवाजी महाराज ने क्या कर दिया, हस्तक्षेप कर दिया। हस्तक्षेप कर दिया तो मुगलों के आप कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। कॉन्फ्लिक्ट में जैसे ही आते तो यहां पर पहली बार ऐसा हुआ था कि शिवाजी महाराज को पीछे हटना पड़ा। याद रखिएगा, यहां पर शिवाजी महाराज को पीछे हटना पड़ा था। कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी किसी चीज को लेकर पीछे हटना भी अच्छा होता है। तो यहां पर अहमदनगर के संघर्ष में 1657 में जब आपने हाथ डाल दिया मुगलों के क्षेत्र में, बहुत ज्यादा उपद्रव थोड़ा सा हुआ। उसके बाद शिवाजी महाराज को पीछे हटना पड़ा तो हट लिए। लेकिन यह पहली बार था जब शिवाजी महाराज की औरंगजेब मुगलों के साथ कुछ ना कुछ बोल सकते हैं कि कहा सुनी हुई है। इसके बाद शिवाजी महाराज की मीटिंग होती है किससे, अफजल खां से। देखिए अफजल खां कितना ऊंचा सा व्यक्ति था। अफजल खां एक सूबेदार था। किसका सूबेदार है, तो याद रखिएगा अफजल खां सूबेदार था, प्रमुख सूबेदारों में से एक था। किसका, तो वो था सुल्तान का। बीजापुर के सुल्तान के बहुत सारे सूबेदार रहे, उन सूबेदारों में से एक महत्वपूर्ण सूबेदार था अफजल खां। इसकी हाइट 6.5 फीट। भाई साहब 6.5 फीट ऊंचा बंदा, किसी की भी गर्दन जो मुंडी होती है ना, खोपड़ी, वो दबा के कुचुबड़ निकालने वाला था। ऐसा कहा जाता था कि किसी की भी खोपड़ी को ऐसे दबा के फोड़ सकता था। कौन, अफजल खां। अब यहां पर एक चीज देखने को मिलती है, एक साजिश शिवाजी के खिलाफ कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। यहां यह हुआ कि बीजापुर के सुल्तान ने देख लिया कि शिवाजी महाराज को मारना तो भाई, पकड़ना तो संभव नहीं है, क्या कर। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो अफजल खां, तुम जाओ और जाके शिवाजी महाराज को मार देना। कैसे, बोले धोखे से मार देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यह समझने वाली बात है कि शिवाजी महाराज की भी अच्छी सेना थी, गुप्तचर जैसी व्यवस्थाएं थी। शिवाजी महाराज को पहले ही पता चल गया था कि अफजल खां आने वाला है और उसकी जो कहीं बोल सकते महत्वाकांक्षा जो है, उसकी जो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि इच्छा है, कामना है, वो शिवाजी महाराज को मारने की है। और बता क्या रहा है कि हम जा रहे हैं किसके लिए, शिवाजी महाराज से संधि करने के लिए। बोला संधि करने हेतु जा रहा हूं, इसलिए मुलाकात चाहता हूं, टाइम ले लिया, मिलने आना चाहता हूं। मिलेंगे कहां पर, बोले प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में मिलेंगे। ओके, मिल लीजिए। शिवाजी महाराज को तो पहले ही पता चल गया था कि ये किस इरादे से आ रहा है, मंसूबे क्लियर थे कि ये मुझे मारने आ रहा है। शिवाजी महाराज ने बोला अच्छा ठीक है, जैसा तू वैसा मैं। शिवाजी महाराज ने क्या किया, खुद ने अपने पूरे शरीर पर स्टील का कवच लगा लिया। बोले मिलने जाऊंगा ना तो स्टील का कवच लगा जाऊंगा। और आसपास का जो एरिया था जहां मिलने वाले थे, उसके आसपास के जंगलों में अपने सैनिकों को छिपा दिया शिवाजी महाराज ने। और छिपाए भी कैसे, बाघ नख हथियार के साथ। ये बाघ नख हथियार था, धारदार हथियार था। बाघ के नाखूनों के जैसी धार होती थी इस हथियार में, बहुत तेज हथियार था। तो हथियारों के साथ अपनी सेना को आसपास के जंगलों में शिवाजी महाराज ने छुपा दिया। अब यहां आएंगे कितने सैनिक, 3000 सैनिक। किसके 3000 सैनिक, तो वो आ गए अफजल खां के। अब अफजल खां अपने सैनिकों के साथ आ गया। मंशा शिवाजी को मारना थी। शिवाजी महाराज पहले से तैयार थे क्योंकि उनके अधिकारियों ने पहले ही शिवाजी महाराज को बता दिया था। मीटिंग का दिन तय हुआ। प्रतापगढ़ में 10 नवंबर 1659 को मुलाकात हुई। शिवाजी महाराज इसके किले में आते हैं। आए, मुलाकात हुई, गले मिलने की कोशिश की गई कि हाँ भाई जब सत्कार कर लेते हैं। तो अफजल खान ने अपना खंजर निकाल कर शिवाजी महाराज को मारने की कोशिश की। स्टील का भाई कवच पहना था, कैसे लग जाएगी। इतने में शिवाजी महाराज ने अपने पास रखा हुआ छिपाकर बाघनख हथियार निकाला और कमर में घुसा दिया। किसकी, अफजल खान की। अफजल खान का हो गया कल्याण, निकल लिए। अब यहां से जो प्रतापगढ़ का इलाका था वहां पर सैनिक तो थे ना अफजल खां के। जैसे ही अफजल खां को मारा, यहां से सैनिक निकले और तुरंत इन सभी सैनिकों का समाप्त कर दिया। और प्रतापगढ़ के किले पर भी किसका अधिकार हो गया, शिवाजी महाराज का। यहां से बीजापुर के सुल्तान को पता चल गया कि शिवाजी से नहीं उलझने का, वो शांत रहा। तो ये अफजल खां की और शिवाजी की मुलाकात रही,
जो कब हुई थी 10 नवंबर 1659 को, और 6.5 फुट लंबे हट्टे कट्टे अफजल खां का कल्याण कर दिया, मार दिया शिवाजी महाराज ने। अब ये तो कहीं ना कहीं ये नीति रही कि अफजल खां का निपटारा किया। अब दूसरे तरफ ये है कि औरंगजेब भी तो परेशान है। शिवाजी महाराज क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक कई सारे किले जीतते जा रहे हैं। अब जीत रहे हो तो इस बात की प्रॉब्लम औरंगजेब को भी तो होगी। तो औरंगजेब ने क्या किया, जब देखा कि शिवाजी को रोकना जरूरी है तो औरंगजेब ने भेजी 1.5 लाख सेना। ये सेना भेजी किसके नेतृत्व में, शाइस्ता खां के नेतृत्व में। अब शाइस्ता खां के नेतृत्व में सेना तैयार की। अब ये शाइस्ता खां जो होता है वो आता है दक्कन की तरफ अपनी सेना लेके, और एक एक करके क्या करता है, आक्रमण करता है। भाई आक्रमण किया, और आक्रमण करके क्या कर रहा है, शिवाजी महाराज के जीते हुए किले, याद रखिएगा, शिवाजी महाराज के जीते हुए किले जीतने लगा। सब पर जीते, सब पर एक एक करके अधिकार करने लगा। अब शिवाजी महाराज ने बोला कि तेरे से भी निपट लेंगे। शिवाजी महाराज ने एक योजना बनाई। योजना क्या बनाई कि भाई तुझसे निपटना है, किससे, शाइस्ता खां से। शाइस्ता खां से निपटना है। तो इसने क्या किया, शिवाजी महाराज ने क्या किया कि अपनी एक सेना की टुकड़ी बनाई। सेना की टुकड़ी बोल लीजिए, या कुछ इंपॉर्टेंट खास लोगों की एक टुकड़ी बनाई। वो खास लोगों की कुछ चुनिंदा है ना, ज्यादा बड़ी नहीं, 20 40 50 लोगों की, और चुपके से घुस गए। चुपके से घुसे, कहां घुसे, किले में। किसके किले में घुसे, शाइस्ता खां के। अब चुपके से घुसे शाइस्ता खां के किले में, और शाइस्ता खां जब शिविर में आराम मजे कर रहा था तो शाइस्ता खां को कर दिया घायल। अब शाइस्ता खां को घायल किया, उठ के भाग लिया। भाग के कहां जाएगा भाई, सीधे भागा औरंगजेब के पास, आगरा। औरंगजेब कहां बैठा हुआ है, आगरा। आगरा में जाकर बोलता है कि शिवाजी महाराज ने मुझे मना दिया है, क्या, घायल कर दिया है। ऐसे में औरंगजेब देखता है कि बेटे इतनी बड़ी सेना लेके भेजा था तुझे, और आया क्या, घायल हो गया खुद। तेरी नीति कैसी रही, तू किस प्रकार से आक्रमण करना था। तो कहीं ना कहीं इसकी नीति, इसकी प्लानिंग को लेकर औरंगजेब ने शाइस्ता खां को क्या कर दिया, दंड दिया। बोले तुझसे नहीं हो पाया, किस प्रकार का व्यक्ति है। अब शाइस्ता खां को दंड दे दिया। एक बात याद रखिएगा, औरंगजेब के बाद 2 ही मजबूत लोग दिखते थे जब भी कहीं आक्रमण करने भेज रहा था ना इधर, तो 2 लोगों का सहारा लेता था। एक तो शाइस्ता खां दिखता था, और दूसरा मिलता था कौन, जय सिंह। जय सिंह जो रहा वो उत्तराधिकार के युद्ध में भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट साबित हुआ था औरंगजेब के लिए। तो जय सिंह जो था ये भी एक व्यक्ति था, और ये था एक राजपूत राजा, राजपूत शासक था, जो किसके सपोर्ट में था, औरंगजेब के सपोर्ट में था, उसके अभियानों में जाता। तो अब औरंगजेब को कौन याद आया, औरंगजेब को याद आया जय सिंह। तो अब वो शिवाजी के खिलाफ किसको भेजना चाहता है, वो शिवाजी के खिलाफ भेजना चाहता है जय सिंह को। और हुआ यही कि औरंगजेब ने एक और सेना बनाकर तैयार करके शिवाजी महाराज के खिलाफ भेजी जय सिंह के नेतृत्व में। जय सिंह थोड़ा सा चतुर व्यक्ति था, उसने सोचा अलग प्लानिंग की, और अलग प्लानिंग के तहत उसने आक्रमण कर दिया। और आक्रमण किया तो कहीं ना कहीं शिवाजी महाराज जो थे उनकी सेना पिछड़ी। शिवाजी महाराज की सेना क्या हो गई, पिछड़ी। कब, जब जय सिंह ने आक्रमण कर दिया। यहां पर सब कुछ लड़ाई हुई, थोड़ा सा पिछड़े तो यहां पर एक संधि होती है। अब ये जो संधि होती है पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को। अब 22 जून 1665 को जो पुरंदर की संधि हुई, उसमें जय सिंह ने लगाई शर्तें। अब जय सिंह की शर्तें रही किसकी तरफ से, मुगलों की तरफ से। शर्त नंबर 1 कहता है अधीनता स्वीकार करो। किसकी अधीनता स्वीकार करो, औरंगजेब की। दूसरे नंबर पर बोलता है कि आपने 35 किले जीते हैं, ये 35 किलो में से 23 किले किसको दे दो, औरंगजेब को दे दो। तो शिवाजी महाराज ने 23 किले भी दे दिए। फिर बोला कि देखो तुम्हें आना पड़ेगा कहां, आगरा आओ। आगरा आओ, क्यों आओ आगरा, इसलिए आओ क्योंकि औरंगजेब से मुलाकात करनी पड़ेगी, और जब आप आगरा आओगे तो आपको सम्मान दिया जाएगा। ठीक है भाई, सम्मान भी दिया जाएगा, आगरा भी आ जाएंगे। तो शिवाजी महाराज ने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ठीक है आगरा आ जाऊंगा। अब बोला था संधि में कि सम्मान दिया जाएगा और अच्छे से बर्ताव होगा। शिवाजी महाराज की ये संधि हुई, ये संधि कहीं ना कहीं शिवाजी महाराज के कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्षति पहुंचाने वाली थी। हुआ यही, ये संधि हुई, सब कुछ चीजें सामान्य की, और 1666 का वो समय आया जब शिवाजी महाराज गए आगरा। ये आगरा का दरबार ऐसा लगता था, देख रहे हो इतनी ऊंचाई पर बैठते थे मुगल। इसी प्रकार से तख्ते ताऊस बनाया था किसने,
ये तख्ते ताऊस ही है शाहजहां का जिस पर बैठा हुआ ये। तो ये औरंगजेब ऐसा ऊपर बैठता था और इस प्रकार से दरबार लगते थे, नीचे लोग खड़े होते थे। तो ऐसा भव्य दरबार लगता था। शिवाजी महाराज भी पहुंचे थे। शिवाजी महाराज पहुंचे, बोला था कि अपमान नहीं करेंगे, और अभद्र व्यवहार करता औरंगजेब शिवाजी महाराज के साथ। जब ऐसा अभद्र व्यवहार करता है तो भाई मराठा है शिव जी के, कैसे तुम्हारे अभद्र व्यवहार को छीन कहीं ना कहीं सह लेंगे। शिवाजी महाराज के साथ जैसे ही औरंगजेब ने अभद्रता की तो तलवार निकाली और उसी दरबार में, उसी समय, उसी सभा में लोगों को मार काटना शुरू कर दिया। मारकाट मचा दी शिवाजी महाराज ने। औरंगजेब ने क्या किया, जैसे ही शिवाजी महाराज ने मारकाट करवाई तो उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके कहां पहुंचा दिया, तो गिरफ्तार किया और आगरा में, याद रखिएगा, आगरा में एक है जयपुर भवन। जयपुर भवन किधर है, कहां गिरफ्तार किया था, तो आगरा के किले में एक भवन है जिसका नाम था जयपुर भवन। है ना, राजस्थान मत लगा दी हुए अगर एग्जाम में आ जाए तो। जयपुर भवन आगरा के किले का एक भाग है जहां पर शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने गिरफ्तार करके रख दिया। कुछ दिन शिवाजी महाराज वहां रुके। भाई भागना, गिरफ्तार होना कोई बड़ी बात नहीं थी। गिरफ्तार हुए, कुछ दिन रुके, कुछ दिनों के बाद शिवाजी महाराज वहां से भाग निकले। यहां पर एक और चीज सुनना है कि यहां जयसिंह जो है उसका आक्रमण होने का एक और तत्कालिक कारण रहा कि जयसिंह का आक्रमण जो हुआ है ना, ये सब चीजें वो इसलिए हुआ था क्योंकि 1664 को सूरत की लूट की थी, सूरत की प्रथम लूट। तो एग्जाम में अगर पूछ लेगा कि सूरत की प्रथम लूट कब की शिवाजी महाराज ने, तो वो थी 1664। और ये क्या था, सूरत, ये मुगलों का इंपॉर्टेंट क्षेत्र था, मुगलों का महत्वपूर्ण क्षेत्र था। और महत्वपूर्ण क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, ये वहां पर व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। तो व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र था। 1664 में सूरत पर आक्रमण किया, 4 से 5 दिन तक धन लूटा था शिवाजी महाराज ने। बस विशेषता ये रही थी कि एक भी आम प्रजा को नुकसान नहीं पहुंचाया, उसकी लूटपाट नहीं की, लेकिन मुगलों का जो भी वहां पर कोष था, पैसा था, पूरा शिवाजी महाराज ने 4-5 दिन तक लूटा था। बोलते हैं कि 1 करोड़ रुपए लूट लिए थे। तो सूरत की लूट की थी 1664 में, तब जाकर 1665 में यह अभियान जयसिंह के नेतृत्व में करवाया औरंगजेब ने। तिलमिला गया था कि कैसे सूरत लूट के चले गए शिवाजी महाराज। तो इस तिलमिलाहट की वजह से ही जयसिंह को भेजा था औरंगजेब ने। तब जाकर 1665 में हुई थी पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि में कहीं ना कहीं शर्तें लगाई गई, शर्तों के हिसाब से शिवाजी महाराज गए 1666 में आगरा में मिलने। अभद्र व्यवहार किया तो लोगों को मार काट दिया, इस वजह से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके आगरा के जयपुर भवन में रखा। कुछ दिन रुके, रुकने के बाद शिवाजी महाराज वहां से भाग निकले। और औरंगजेब इसकी वजह से तिलमिलाया था ना, तो फिर से क्या किया भाई साहब, 1670 में दोबारा से सूरत की लूट कर दी। औरंगजेब का दिमाग खराब, मानता ही नहीं, पकड़ना ही संभव नहीं हो पा रहा है व्यक्ति को, पकड़ पा नहीं रहे, मार पा नहीं रहे, तो एक समस्या थी। अंततः हुआ ये कि औरंगजेब मजबूर हुआ और 1674 में कहीं ना कहीं शिवाजी महाराज को मराठों का विधिवत राजा स्वीकार कर लिया। किसने, औरंगजेब ने। और कहा कि मराठों के नेतृत्वकर्ता, मराठों के जो राजा हैं वो कौन है, शिवाजी महाराज हैं। और जब दुश्मन ने ये एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद शिवाजी महाराज ने बड़ी वीरता के साथ अपना राज्याभिषेक करवाया। और राज्याभिषेक कब होता है तो उस पर भी बात कर लेते हैं। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होता है 5 जून 1674 को। 1674 को 5 जून को शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक जब होता है तो करवाने वाला व्यक्ति होता है गंगा भट्ट। गंगा भट्ट जो है वो एक ब्राह्मण है। कहाँ का ब्राह्मण है, काशी का ब्राह्मण है। भाई काशी के ब्राह्मण जो है वो बहुत ही उच्च कोटि के होते हैं, बहुत जानकार होते हैं। काशी विश्वनाथ के यहाँ के, काशी जो शिव जी की नगरी है, बहुत फेमस है। तो काशी का ब्राह्मण था गंगा भट्ट, और इनसे शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक जो करवाया वो वैदिक विधि विधान से करवाया था, वैदिक विधि विधान से करवाया था, याद रखना है। तो ये राज्याभिषेक हुआ, राजधानी बनाई गई रायगढ़ को शिवाजी ने। और कहीं ना कहीं शिवाजी महाराज इस समय से लिखने लगे छत्रपति, क्योंकि छत्रपति जो है वो इनकी उपाधि रही। तो विधिवत रूप से शिवाजी महाराज अब छत्रपति शिवाजी महाराज हुए। लेकिन राज्याभिषेक के कुछ दिनों बाद ही माता जीजाबाई की डेथ हो गई। उसके बाद इन्होंने दूसरी बार पुनः राज्याभिषेक करवाया था तांत्रिक विधि से। 2 बार राज्याभिषेक करवाया, एक बार वैदिक विधि से, दूसरी बार तांत्रिक विधि से। और यहां से शिवाजी महाराज ने फिर अपने अभियान को लगातार जारी रहा अपनी राजधानी से।
तो ये तो राज्याभिषेक हुआ गंगा भट्ट जी के द्वारा, ये याद रखना है। इसके बाद शिवाजी महाराज जो रहे उनके उत्तराधिकारी की बात करें तो शिवाजी महाराज की डेथ हुई थी, याद रखना है 1680 में, 53 साल के थे, मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है वो संभाजी महाराज जो रहे वो बनते हैं क्या, उत्तराधिकारी। और इन्होंने व्यवस्थित तरीके से शासन को संभाला, अच्छे तरीके से चीजें हो रही थी। परंतु एक घटना हुई, औरंगजेब तो पहले से ही खार खाए हुए बैठा था, क्यों नहीं पकड़ ही नहीं पाया शिवाजी महाराज को, और बहुत सारी चीज, इतना नुकसान, सब कुछ चीजें चाहिए, तो कहीं ना कहीं चाहता था कि मराठा साम्राज्य को अपने अधीन ले आए, कब्जे में कर ले। तो इस दृष्टि से यहां ये देखने को मिल रहा था कि कैसे न कैसे करके आक्रमण तो किया जाए। वजह बनी किससे, औरंगजेब से लड़ने की, औरंगजेब से लड़ाई। वजह क्या थी कि औरंगजेब जो रहा उसका पुत्र था अकबर, अकबर ने विद्रोह की दिया। विद्रोह किसके खिलाफ कर दिया, तो औरंगजेब के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। अब ये देखो, ये कोई विद्रोह वाली नई परंपरा नहीं रही है। आप सब जानते हैं कि अकबर जो है इसके खिलाफ विरोध किसने किया था, सलीम ने। सलीम बोले तो जहांगीर ने अकबर का विरोध करके भाग गया था। इसके बाद फिर नेक्स्ट पे देखें हम लोग, अकबर के समय के बाद फिर जहांगीर के समय जाएं तो जहांगीर के समय भी खुसरो का विद्रोह हुआ। इसके अलावा खुर्रम ने भी सेना बनाई ली थी। कहीं ना कहीं जो शाहजहां जहांगीर विरोधी गुट था नूरजहां का, उस गुट में खुर्रम भी शामिल था। खुर्रम बोले तो शाहजहां, तो इन्होंने विरोध किया अपने पिता के खिलाफ। तो ये खुर्रम ही तो शाहजहां था, खुर्रम ही शाहजहां था। और शाहजहां के खिलाफ विरोध किसने किया था, औरंगजेब ने। भाई औरंगजेब शाहजहां की ऐसी औलाद थी जिसने अपने पिता को 1658 में आगरा के किले में कैद कर लिया, और 8 वर्ष तक कैद के बाद 1666 में मृत्यु हुई थी किसकी, शाहजहां की। तो ऐसे तो बच्चे थे, ऐसे तो इन्होंने अपने पिताओं को तड़पाया है, तो ये परंपरा तो चलेगी ना। तो औरंगजेब के समय भी अकबर नाम का इसका जो बेटा था उसने विद्रोह कर दिया था। अब विद्रोह करने के बाद इसको संरक्षण किसने दिया, संभाजी के संरक्षण में चला गया। अब यहां से वजह मिल गई, क्या वजह मिल गई कि भाई तुमने मेरे बेटे को, विद्रोही बेटे को क्यों संरक्षण दिया है, हमारे मामले में इंटरफेयर कर दिया। ये बेटा तो माफी मांग के वापिस चला गया। लड़ाई किससे हो गई, संभाजी से। और हुआ ये कि 1689 में युद्ध होता है संगमेश्वर का। ये संगमेश्वर का युद्ध जो हुआ, इसमें बुरी तरीके से संभाजी महाराज को हराया और बर्बरता के साथ इनकी हत्या कर दी। हत्या तो की हत्या के साथ इनका जो पुत्र था उनका नाम था साहू जी। तो साहू जी जो थे इनको प्लस यशोबाई, इनको दोनों को कैद कर दिया, आगरा में कैद कर दिया। अब कैद किया, कहां कैद किया, तो लिखेंगे आगरा में कैद किया। तो इनको कैद कर लिया और इस प्रकार से पूरी व्यवस्था पर रोक लगा दी। अब दिक्कत यह था कि फिर मराठाओं को नेतृत्व कौन देगा, नेतृत्व देने के लिए आते हैं राजा राम। राजा राम जी ने 1700 तक मराठों को नेतृत्व दिया। 1700 में राजा राम की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद राजा राम की विधवा थी जिनका नाम था ताराबाई, और ताराबाई इनका पुत्र था जिसका नाम था शिवाजी टू। तो शिवाजी टू को शासक बनाया ताराबाई ने और कोल्हापुर को राजधानी बनाया। तो कोल्हापुर को राजधानी बनाकर ताराबाई ने शासन शुरू कर दिया और बड़े लेवल पर शासन किया है और लगातार मुगलों को टक्कर भी दी। मतलब ऐसी वैसी बात नहीं थी। लेकिन हुआ ये कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई, औरंगजेब की। और औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो औरंगजेब के बाद, मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा। उत्तराधिकार का जो युद्ध छिड़ा था उसमें मुअज्जम, क्या नाम लिखता है, मुअज्जम बाद में किस पदवी से, बहादुर शाह फर्स्ट। अब ये मुअज्जम जो है वो बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के बाद इसके सामने 3 समस्याएं आई थी। मराठों की आई थी, सिक्कों की आई थी और राजपूतों की समस्या आई थी। तो मराठों की समस्याओं के लिए इसने क्या बोला कि मराठों को आपस में लड़वा दो। आपस में लड़वाने के लिए क्या किया कि यहां पर ये दोनों कहां बंद है, औरंगजेब ने कैद कर दिया था ना आगरे में, तो साहू जी को इन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। कब, 1707 में। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि साहू जी तो जो थे वो कहीं ना कहीं वास्तविक उत्तराधिकारी थे ना, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, फिर साहू जी, तो ये आना था। तो यहां पर साहू जी छूटे और सीधा सा बात है, साहू जी कहां जाएंगे, ताराबाई के पास। बोलेंगे चाची
राजा राम कौन थे? चाचा थे। बोले चाची मैं आ गया हूं, मैं राजा बनूंगा, इसको हटाओ। चाची ने बोला ऐसा थोड़ी ना होता है। तो युद्ध हो गया। युद्ध कौन सा होता? खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में हार हुई ताराबाई को, और ताराबाई के हारने के बाद लगभग 22 जनवरी 1708 को साहू जी राजा बन गए, मराठों के राजा बन गए, अगले छत्रपति बन गए साहू जी। अब छत्रपति जब साहू बनते हैं, कौन? साहू जी जब छत्रपति बनते हैं तो यहां से मराठों का एक अगला दौर शुरू होता है। तो यहां पर बोलते हैं नवीन मराठा साम्राज्य का जो गठन है वो किसके समय से हुआ है? तो साहू जी को द्वितीय मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहते हैं। यहां से व्यवस्थित तौर पर आप देखते हैं कि मराठों का साम्राज्य फिर से चालू हो जाता है। जब साहू जी थे तो इन्होंने कहा कि भाई हम जो शासन करेंगे ना वो पेशवाओं के माध्यम से करेंगे। इन्होंने सेना करते का पद सृजन किया, जो सेना की पूरे अरेंजमेंट का काम करता है। और सेना करते का पद सृजन करने के बाद बालाजी विश्वनाथ जो थे उनको वो पद भी प्रदान किया, और वो पद प्रदान करके कहीं ना कहीं मराठाओं की पूरी व्यवस्था जो थी वो व्यवस्थित तरीके से आपको देखने को मिल जाती है। तो यहां से आपको देखने को मिलेगा कि शिवाजी के प्रमुख मंत्री परिषद के लोग, शिवाजी का मंत्रालय, मंत्री परिषद। अब हम बात करेंगे किसकी? थोड़ी देर बाद बात करेंगे पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य की। साहू जी के अंडर में पेशवा चल रहे हैं और कैसे चल रहे हैं। लेकिन ये जो पद है वो उनकी हम थोड़ी सी बात कर लें कि जो शासन चल रहा था किसके समय? शिवाजी महाराज के समय। वो प्रशासन में एक इकाई देखने को मिलती है, क्या? अष्टप्रधान, 8 प्रमुख लोग, मंत्री परिषद आप उसको बोल सकते हैं। इतिहास में पहली बार नहीं है, ऐसी चीजें पहले भी देखने को मिली। जैसे आप अगर बात करें अकबर की, तो अकबर के समय क्या देखने को मिले? 9 रत्न। भारतीय इतिहास में और जाएं तो आप विक्रमादित्य की बात करते हैं, महाराजा विक्रमादित्य की बात करेंगे तो उन्होंने क्या किया? अपने यहां भी 9 रत्न रखे थे। अगर बात करते हैं कृष्णदेव राय की, तो दक्षिण भारत के राजा कृष्णदेव राय, इन्होंने अपने यहां पर अष्ट दिग्गज रखे थे। तो ये अलग अलग नाम है, परंतु याद रखना कि काम मंत्री परिषद का ही करते थे। इसमें सबसे ऊंचा होता था शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में पेशवा, इसको आप प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं। संपूर्ण राज्य की शासन की देखभाल करता था। अमात्य जो था अर्थ मंत्री होता था, आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। सुमंत होता था जो विदेश मंत्री, विदेश विभाग को देखता था। चिटनिस पत्राचार विभाग को देखता था। सरे नौबत सैन्य प्रधान था, सेनापति होता था। न्यायाधीश जो था वो न्याय विभाग का प्रधान होता था। पंडित राव धार्मिक विभाग का या सलाहकार प्रधान होता था। और वाक्यानवीस जो था वो गुप्तचर विभाग का होता था। ये वही विभाग था ना, जब अफजल खां षड्यंत्र रच रहा था ना, तो उस बात की सूचना ऐसे ही डिपार्टमेंट के थ्रू पता चली थी किसको? शिवाजी महाराज को, कि आपको मारने आने वाला है। और शिवाजी महाराज ने पहले ही तैयारी करके अफजल खां को निपटाने का प्रोग्राम बना दिया था और निपटा भी दिया था। तो ये व्यवस्था आपको देखने को मिलती है शिवाजी महाराज के समय। अब यहां देखना कि न्यायाधीश और पंडित राव जो है ना, ये युद्ध की भूमि में नहीं जाते थे, बाकी सब लोग जाते थे। ठीक, तो ये रही व्यवस्था। अब यहां पर आपको मिलता है पेशवा का पद, प्रधानमंत्री का पद। पेशवाओं की अब बात करें तो जब साहू जी छत्रपति बने 1708 में, उसके बाद से पेशवा का पद और प्रमुख हो जाता है और अलग अलग पेशवाओं के माध्यम से मराठा साम्राज्य चलता है। पहले पेशवा आपको देखने को मिलते हैं बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720। दूसरे आते हैं बाजीराव प्रथम 1720 से 1740। तीसरे आते हैं बालाजी बाजीराव 1740 से 1761। फिर आते हैं माधवराव प्रथम 1761 से 1772। यहां तक आइए तो बालाजी बाजीराव के समय तक बहुत स्ट्रांग चल रहा था मराठा साम्राज्य। इसके बाद जब माधवराव आते हैं तो समस्या आती है। ये अंतिम ऐसे पेशवा रहे जिन्होंने मराठों को कहीं ना कहीं संगठित बनाए रखने की कोशिश की थी। इसके बाद आएंगे तो नारायण राव 1772 से 74 तक। रघुनाथ राव छोटे से काल के लिए आए थे। माधवराव द्वितीय आए 1774 से 1795 तक। और अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय जो 1795 से 1818 तक रहे। बाजीराव सेकंड के बाद नाना साहेब जो रहे, जिनको धोंधू पंथ भी कहा गया, वो अगले पेशवा बनने वाले थे, लेकिन अंग्रेजों ने मान्यता नहीं दी और ऐसा ही हुआ। इसलिए इन्होंने 1857 की क्रांति में कानपुर वाले क्षेत्र से अंग्रेजों के खिलाफ हुंकार भरी थी, लड़ाई की थी। लेकिन बाद में जब क्रांति का दमन हो गया तो ये नेपाल निकल लिए थे, क्योंकि इनको मारने की चिंता चल रही थी इसलिए। ठीक है, तो ये व्यवस्था रही। अब बात करें पहले पेशवा की। पहले पेशवा थे बाजीराव बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक ये रहते हैं पेशवा। इनके समय से सबसे बड़ी बात थी कि पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था। पिता
के बाद उनका बेटा ही पेशवा बनने लगा था, यह व्यवस्था शुरू हुई थी। मुगल की बात करें तो मुगल शासक जो फर्रुखशियर थे, इनका जो तख्ता पलट किया था उसमें सैयद बंधु का प्रमुख हाथ था, हिंदुस्तानी दल के नेता थे, मैंने अपने लेक्चर में बताया है। तो ये तख्ता पलट करने में बालाजी विश्वनाथ का इंपॉर्टेंट हाथ रहा है, कहीं ना कहीं उन्होंने सैयद बंधु का साथ दिया था। 1720 की बात है, बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई तो साहू जी ने उनके बेटे बाजीराव प्रथम को पेशवा बना दिया था। एक्चुअल में बाजीराव प्रथम ऐसे ही पेशवा नहीं बन गए थे, इनको शस्त्र और शास्त्र का परिचय देना पड़ा था कि इनको ज्ञान है। कहीं ना क्या हो रहा था कि पेशवा बनने की भी होड़ लगी रहती थी ना, कि वंशानुगत आधार पर पेशवा बनाना है, तो ये होड़ लगी होती थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विरोध हुआ कि क्यों इनके बेटे को ही बनाया जाए। तो बाजीराव प्रथम जो थे, इन्होंने शस्त्र और शास्त्र का अपना परिचय दिया और उस परिचय के बाद कहीं ना कहीं बाजीराव प्रथम पेशवा बने। ये वो पेशवा थे जिन्होंने शिवाजी महाराज के बाद दूसरे नंबर पर कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा प्रयोग किया है गुरिल्ला युद्ध पद्धति का, और इसलिए इनको लड़ाकू पेशवा भी कहा गया है। 1720 से 1740 तक इन्होंने क्या किया है, अपना पेशवा पद पर संभाला है। पहली बार इन्होंने क्या, जैसे पेशवा बने तो पेशवा बनने के बाद इन्होंने बोला निजाम को समझाना पड़ेगा, तुरंत पहुंच जाते निजाम से मिलने के लिए, भाई देख अपनी गतिविधियों को अच्छे से रखना है, टेंशन मतलब नहीं फैलाना जबरदस्ती की। निजाम ने कहा कि भाई आ तो गए हो, जाओगे कैसे, आ तो गए हो जाओगे कैसे, ये बोला तो मराठा पेशवा ने कह दिया बाजीराव प्रथम ने कि भाई आया हूं तो तैयारी से आया, पूरी सेना चारों तरफ लगी हुई है। हुआ संधि, और वो संधि थी कौन सी, मुंशी शिवगांव की संधि, और इसके पहले युद्ध हुआ था पालखेड़ा का जो 1728 में हुआ था। इसके बाद होगा 29 मार्च 1737, दिल्ली पर अटैक कर दिया था, दिल्ली पर अटैक करके वहां पर अपना कब्जा जमाया। अब जो मुगल सम्राट होगा ना, वो मराठों का कठपुतली बन जाएगा। इसके बाद एक वक्त की बात थी, बाजीराव प्रथम ने बहुत तेजी से अपना विस्तार शुरू किया, मराठा साम्राज्य को विस्तार करना शुरू कर दिया। तो एक बार एक कन्वर्सेशन देखने को मिलता है, साहू जी से मिलने जाते हैं बाजीराव प्रथम, और साहू जी और बाजीराव प्रथम के बीच में एक कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होती है। उस बातचीत में बाजीराव प्रथम उत्साहित होकर साहू जी से कहते हैं, क्या कहते हैं कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी और हमारे संयुक्त प्रयासों से मराठा पताका कृष्णा नदी से कटक तक फहराने लगेगी। तो यहां पर बाजीराव प्रथम ने पुराना वृक्ष किसे कहा है, मुगलों को कहा है, मुगल साम्राज्य को कहा है। खोखले तने का मतलब है वो राजा जो आलसी हैं, जो अयोग्य हैं और मुगल शासन के सम्राट बने बैठे हैं, तो बोले कि इस मुगल साम्राज्य के वर्तमान के राजाओं पर प्रहार कर दें, पूरे की पूरी व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। तो इस बात से साहू जी भी उत्तर दिए। साहू जी ने कहा कि निसंदेह तुम एक योग्य पिता की योग्य संतान हो, तुम मराठा पताका को हिमालय के पार गाड़ दोगे, मतलब कटक तक क्या, तुम तो हिमालय के पार गाड़ दोगे, ये उत्साहित होते हुए कहा गया। तो एग्जाम में आप लोगों से पूछता है कि ये कथन किसके हैं, ये किसके बीच का कॉन्वर्सेशन है, तो वो आप बताइएगा। एक तरफ से बाजीराव प्रथम कहते हैं और दूसरी तरफ से कहते हैं कौन, आपके साहू जी। साहू जी ने भी कहा, बढ़िया उत्तर दिया था। इसके अलावा देखकर हिंदू पद पातशाही का जो नारा दिया था वो बाजीराव प्रथम ने ही दिया था, लड़ाकू पेशवा बाजीराव प्रथम ने नारा दिया। एक और जगह की घटना है छत्रसाल की, बुंदेला सरदार थे बुंदेलखंड के, छत्रसाल नाम था इनका, इनके ऊपर मुगलों का आक्रमण होने का कहीं ना कहीं धमकी आ रही थी, बोले अब मुगल आक्रमण कर देंगे। तो इन्होंने बहुत समय तक तो ध्यान ही नहीं दिया। बाद में ऐसा हुआ कि मुगल जो थे वो उन्होंने मोहम्मद खान को गवर्नर बनाकर भेज दिया। अब यहां पर इनको यह परेशानी हुई कि हार में जा परेशानी हो जाएगी, तो इन्होंने क्या किया, सहायता मांगी। सहायता मांगी किससे, सहायता मांगी बाजीराव से। बोले भाई सहायता कर दो, बाजीराव ने बोला बिल्कुल ठीक है आते हैं। बाजीराव प्रथम पहुंच गए सेना लेकर, लड़ाई हुई तो मोहम्मद खान बख्श को मार भगाया, इसको हरा दिया गया। इस कंडीशन में छत्रसाल खुश हुआ, बोले कि ठीक है हम आपको तोहफा देंगे। तोहफे में क्या दिया, 4 क्षेत्र। कितने क्षेत्र दिए, 4 क्षेत्र यहां पर बाजीराव प्रथम को मिलते हैं। एक है झांसी, एक है कालपी, एक है हृदयनगर और एक है सागर। ये 4 क्षेत्र किसको दिए, बाजीराव प्रथम को मिल गए। अब कहीं ना कहीं इस बुंदेलखंड के क्षेत्र में भी इनका इंटरफेयर होना शुरू हो गया। इसके बाद यहां से बात करें तो नृत्यांगना भी दी भैया,
नृत्यांगना कौन थी? मस्तानी बाई। इसीलिए तो पिक्चर जब आई थी तो डायलॉग भी मार दिया था, बाजीराव ने मस्तानी बाई से मोहब्बत की, अय्याशी नहीं। तो ये जो डायलॉग है वो इसी एक पूरे सीन को बताने के लिए किया गया। हालांकि फिल्मों में अतिशयोक्ति कर देते हैं, कुछ चीजें नहीं भी होती, वो आपको एंजॉयमेंट के लिए दिखा दिया जाता है, इंटरटेनमेंट उनका कहने का उद्देश्य होता है। लेकिन यहाँ पर छत्रसाल ने नृत्यांगना मस्तानी बाई दे दी, और कहीं ना कहीं यहाँ से हम लोगों को फिर कमी भी दिखाई पड़ती है, समय मस्तानी बाई को दिया जाने लगा, तो ये एक अलग पैटर्न हो जाएगा। लेकिन अगली बात करें तो 1739 में दो घटनाएं होती हैं। एक घटना होती है नादिर शाह का आक्रमण, नादिर शाह का आक्रमण दिल्ली पर हुआ, और दूसरी घटना होती है कि 1739 में चिमनजी के नेतृत्व में मराठों ने पुर्तगालियों से क्या किया? बेसिन को जीत लिया था। और यहीं पर एक निजाम से संधि होती है, वो होती है मुंशी पैठन की संधि, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार बाजीराव प्रथम ने बहुत बड़े लेवल पर कहीं ना कहीं अभियान चालू किए और मराठा साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। दिल्ली तक इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्था को पहुंचा दिया। किसने? बाजीराव प्रथम ने, जिन्हें लड़ाकू पेशवा के नाम से कहा जाता है। बालाजी विश्वनाथ के बाद पेशवा बने थे, और शस्त्र और शास्त्रों की परीक्षा भी दी थी कहीं ना कहीं, उसके बाद पेशवा बने थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले पेशवा की, बालाजी बाजीराव। 1740 से 1761 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हुई 1740 में। उसके बाद बालाजी बाजीराव पेशवा बनते हैं। इनके समय सर्वाधिक विस्तार हुआ मराठों का। मराठा जो थे, इनके अंदर एक विस्तारवादी जो व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं घर कर गई थी, और इन्होंने साम्राज्य विस्तार करने पर ज्यादा ध्यान दिया। सबसे ज्यादा विस्तार होता है किसके समय? बालाजी बाजीराव के समय। लेकिन इस समय 1748 में मृत्यु हो जाती है साहू जी की, छत्रपति का पद खाली होता है, अगले छत्रपति बनाना। लेकिन यहां पर दिखता है कि संपूर्ण जो पावर है वो किसके हाथ में आ गई? अब पेशवा के हाथों में आ गई। और यही याद रखना है कि पेशवा जो है उनके हाथों में सारी शक्ति आ गई थी। मेनली डिसीजन लेने वाले कौन हो गए थे? पेशवा हो गए थे। इस समय 1750 में एक संधि होती है, इसको बोलते हैं संगोला की संधि। और इस संधि के बाद जो हजूर दफ्तर है, इसको आप बोल सकते हैं राजकोष बोल दीजिए, राजधानी बोल दीजिए, वो कहां हो गई? सतारा होती थी पहले, वो कहां स्थानांतरित? पूना हो गई। अब पूना में स्थानांतरित हो गया हजूर दफ्तर। और इस समय जो विस्तार हो रहा था मराठों का, उस विस्तारवादी नीति का एक परिणाम भी निकला। वो परिणाम था तीसरा पानीपत का युद्ध, 14 जनवरी 1761 को हुआ था। तो अब हम आ गए कहां? 14 जनवरी 1761 को पानीपत के तीसरे युद्ध में। एक निर्णायक युद्ध रहा भारतीय इतिहास का। वैसे तो तीनों पानीपत के युद्ध जो समय समय पर हुए, वो तीनों ही निर्णायक युद्ध रहे। पानीपत के युद्धों की अगर हम बात करें, अगर 1526 का युद्ध बाबर हार जाता तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना नहीं होती, इतिहास कुछ और होता। अगर 1556 में हेमू नहीं हारता, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहलाने वाले हेमचंद्र विक्रमादित्य अर्थात हेमू, अगर अकबर की सेना से हेमू की हार नहीं होती तो यहां पर भी भारत का इतिहास कुछ और होता। हिंदुओं का शासन भारत पर मजबूती के साथ चलता रहता। और तीसरा 1761, अगर यहां मराठे नहीं हारते तो भारत का भविष्य मराठों के हाथों में होता। परंतु हुआ कुछ और। बात वही है कि अगर मेरी चाची को मूछें होती तो चाचा ना कहता, वो सिस्टम यहां देखने को मिलता है। हुआ यही कि मराठे हार गए थे, और हार गए थे तो बस व्यवस्था अलग हो गई। देखें 14 जनवरी 1761 को युद्ध हुआ, कौन सा? पानीपत का तीसरा युद्ध। कारण देख लेते हैं। कारण थे नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह जैसे विदेशी आक्रांत हम पर आक्रमण किया। आक्रमण जब किया नादिर शाह ने तो क्या हुआ? हुआ ये कि हमारी कमजोरी बाकी के लोगों के सामने आ गई। ये पता चल गया था कि हम मुगल सम्राट जो वो कमजोर स्थिति में, कोई भी अटैक कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते खुल गए थे। फिर बोला नजीम खां। नजीम खां के क्षेत्रों को मुगलों ने बार बार आक्रमण करके तबाह करने का प्रयास किया है। जब तबाह करने का प्रयास किया तो उसका यह हुआ कि नदीम खान ने बुला लिया अहमद शाह अब्दाली को, गाओ और आक्रमण करके मराठों से छूट दिलाओ। इसके बाद मराठों की विस्तारवादी नीति। मराठे चाहते थे कि साम्राज्य बढ़ाते चले जाएं, और बढ़ाने के चक्कर में अहमद शाह अब्दाली के क्षेत्र पर इन्होंने हस्तक्षेप कर दिया, और उसके बाद उसने आक्रमण कर दिया। और तात्कालिक कारण देखा जाता है, जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था तो जाते समय क्या किया था? तैमूर को उत्तर पश्चिम में सूबेदार बना दिया था, और तैमूर इसका पुत्र ही था। अब मराठों में बालाजी बाजीराव ने क्या किया? इन्होंने बोल दिया कि जाके उत्तर पश्चिम में जो पंजाब का इलाका है उसको भी मुक्त करा दो। और उसको मुक्त कराने के लिए तैमूर को भगा दिया इन्होंने, अपदस्थ करके अपना व्यक्ति बिठा दिया।
इस बात की सूचना पड़ती अहमद शाह अब्दाली को, बोले अच्छा मेरी एरिया में इंटरफेयर कर दिया आपने। उसको गुस्सा आया तो उसने आक्रमण कर दिया, और आक्रमण किया तो परिणाम आक्रमण का क्या रहा, मराठों की पराजय। और मराठों की पराजय के रूप में इसको नहीं देखना है, इसकी पराजय जो थी वो ये सिद्ध करने वाली थी कि भारत पर अब भारतीय शासन नहीं राज करेंगे, भारत पर राज करने वाले होंगी कोई दूसरी शक्ति, वो कोई भी हो सकती है, लेकिन दूसरी शक्ति राज करेगी, भारतीयों का भारत पर राज नहीं चलने वाला। इस युद्ध ने निर्णय इस बात पे किया था। और हुआ यही कि मराठों की जब हार हो गई, तो मराठों की हार के बाद इसकी सूचना जब मिलती है बालाजी बाजीराव को, तो क्षुब्ध हो जाते हैं, धक्का लगता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और कहीं ना कहीं मराठों का पतन एक तरीके से यहां से शुरू होना प्रारंभ हो जाता, आंशिक रूप से कोशिश की जाती है बाद के पेशवा द्वारा, लेकिन वो नहीं बचा पाते। ठीक है, अब यहां पर हार की कारण भी देख लें। हार के कारण बहुत सारे थे। पहला कारण था गुरिल्ला युद्ध पद्धति। पहले के बाजीराव प्रथम तक अगर हम बात करें तो गुरिल्ला पद्धति को महत्व दिया जा रहा था, और ये मराठों की शक्ति थी, चाहे जब आक्रमण कर देते थे और इस पद्धति से जीत लेते थे। आपको जिसमें महारत हासिल है ना भाई, उसको आपको करना चाहिए। और यहां पर इन्होंने तकनीक बदल दी, आमने सामने प्रत्यक्ष युद्ध पे आ गए आप। आपने क्यों गुरिल्ला पद्धति को नहीं किया जब आप उसमें महारत थे और आपको इतने साल से वो इंपॉर्टेंस दिख रहा था। बाजीराव प्रथम उससे अपना साम्राज्य विस्तार किया, और शिवाजी महाराज जैसे लोगों ने उसको कहीं ना कहीं आगे लिया है, ये समझना चाहिए था। इसके अलावा मराठों की तोपें भारी थी, सेना धीमी जा पाई थी, उधर से तेज आक्रमण हो रहे, इधर तुम धीमे धीमे चल रहे हो, ये भी दिक्कत था। स्त्रियों को साथ ले गए आप अभियान में, ये एक कारण था। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने भारतीय शक्तियों की मदद प्राप्त कर ली थी। भारतीय शक्तियां, अवध के नवाबों, ऐसे लोगों ने अहमद शाह अब्दाली का सपोर्ट किया, और मराठे अकेला चलो, अकेले लड़ रहे थे, उधर से कोई दूसरी शक्ति साथ ही नहीं दे रही थी इनका, तो अकेले लड़ोगे तो साथ तो नहीं मिला ना हिस्सा, नहीं तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। और सबसे बड़ी बात, युद्ध स्थल आप हो दक्षिण में लड़ने के लिए जा रहे हो, ऊपर सोनीपत पानीपत दिल्ली के पास में हरियाणा, अब वहां आप लड़ने के लिए जा रहे हो इतनी दूर, तो आप कैसे हवाई जहाज से तो नहीं पहुंच जाएंगे ना भाई, आपके पास तो घोड़े ही थे ना। अब इतना सैकड़ों किलोमीटर की दूरी आपने काहे से तय की, घोड़े से। जल्दी तय करना है, दिन और रात आप दूरी तय कर रहे हैं, रास्ते में आपने लड़ाई भी की, कुछ सैनिक जख्मी भी हुए, आपकी खाना रसद भी खत्म हो गया, थके हुए सैनिक, भूखे सैनिक, रसद है नहीं है, घायल सैनिकों को लेकर आप कहां पहुंच गए युद्ध भूमि में लड़ने के लिए। कौन से लोगों से लड़ने के लिए, जो यहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ के लोग क्या कर रहे थे, आपका इंतजार कर रहे थे, वो बैठे थे और आप चल के आ रहे थे, थकान में थे, लेकिन वीरता की दाद देनी पड़ेगी मराठों की। इस युद्ध में नेतृत्व मराठों की तरफ से कौन कर रहा था, मराठों का नेतृत्व कर रहे थे दो वीर योद्धा, सदाशिवराव और एक का नाम था विश्वास राव। तो विश्वास राव और सदाशिवराव जैसे वीर योद्धा, महान योद्धा इस युद्ध में मराठों का नेतृत्व कर रहे थे। दूसरी तरफ से अब्दाली था, इन्होंने वीरता के साथ लड़ाई की, और इतना कुछ थके होने के बाद भी कहीं ना कहीं अब्दाली की सेना पर बहुत भारी पड़े थे भाई, ये लोग बहुत क्षति पहुंचाई थी, लेकिन अंत हुआ मराठों की हार से। और मराठों की जब हार हुई तो उसके परिणाम भी गंभीर हुए थे। हमारे देश के इतिहास की दिशा ही बदल गई। जाना चाहते थे कौन सी दिशा में, एक सुनहरा भविष्य आप देख रहे थे, और आपको मिली तो क्या मिला, वो मिला अंग्रेजों की गुलामी। तो कहीं ना कहीं इस युद्ध ने बहुत ही भयंकर परिणाम दिए हैं। अगर हम उसकी बात करें तो याद रखिएगा, एक तो ये कि बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई, दूसरा ये कि मराठों की कमजोरी हो गई, और इस वजह से अंग्रेजों का प्रभुत्व का मार्ग प्रशस्त हो गया। अंग्रेजों ने इसी का फायदा उठाया, और आगे चलकर एक के बाद एक 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, इन सभी ने किसका साथ दिया था, अब्दाली का साथ दिया था। मराठों की तोपखाने को कौन देख रहा था, इब्राहिम गर्दी देख रहा था। और इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किसने कहा था, काशी राज पंडित ने। याद रखिएगा, काशीराज पंडित वो व्यक्ति था जिसने अब्दाली के साथ मराठों के पानीपत के तीसरे युद्ध का आंखों देखा हाल बयां किया था, और इसने हार का संदेश कुछ इस प्रकार से बालाजी बाजीराव को पहुंचाया। कहा कि दो मोती या बोल सकते हैं हीरे खो गए, 27 स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो गईं, और तांबे के चांदी का तो अनुमान गणना ही नहीं की जा सकती, इतना नुकसान हुआ है। यह कहा गया किसके द्वारा, काशीराज पंडित के द्वारा। और उसके बाद क्षुब्ध होकर, टेंशन होकर बालाजी बाजीराव की डेथ हुई। और यहां से शुरू होता है
मराठों का एक अलग व्यवस्था, उस पर भी हम एक नजर डालते हैं। नेक्स्ट है, अंत की तरफ बढ़ता है साम्राज्य। जैसे ही बालाजी बाजीराव की मृत्यु हुई तो माधवराव प्रथम जो थे वो पेशवा बने थे, लेकिन याद रखिएगा माधवराव प्रथम अंतिम वो व्यक्ति थे जिन्होंने मराठाओं की शक्ति को दोबारा स्थापित करने की कोशिश की। शाह आलम द्वितीय को मराठा की तरफ से सुल्तान के पद पर बिठाया और उसको कठपुतली शासक बनाने का प्रयास किया, लेकिन ज्यादा टाइम तक नहीं रह सके। इनके बाद नारायण राव पेशवा बने। नारायण राव की हत्या कर दी उनके चाचा रघुनाथ राव ने, और यही कारण बने थे क्या, अंग्रेजों के और मराठों के बीच में लड़ाई का, पहली लड़ाई का, याद रखिएगा, है ना। और इसका माधवराव द्वितीय शासक बना। माधवराव द्वितीय जो था वो अल्पवयस्क था। इसके संरक्षण के लिए 12 सदस्यों की एक 12 मासी परिषद बनाई गई थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है 12 मासी परिषद किसके लिए बनाई थी, तो माधवराव द्वितीय के लिए बनाई गई थी। इसके बाद याद रखिएगा कि जब ये 12 मासी परिषद की बात करते हैं तो नाना फडणवीस जो थे वो यहाँ पर हेड थे इसके, और संपूर्ण शक्ति एक प्रकार से नाना फडणवीस के हाथों में आ गई थी, और उत्तर में केंद्र थे महाजी सिंधिया। तो मेन ये हो गए थे, और उत्तर क्षेत्र में महाजी सिंधिया का प्रभाव पड़ गया था। अब यहाँ ये था कि माधवराव द्वितीय के ऊपर इन दोनों का नियंत्रण बहुत ज्यादा हो गया था, और बहुत ज्यादा नियंत्रण हो गया तो माधवराव परेशान हो गया और कहीं ना कहीं उसने आत्महत्या कर ली थी, ये याद रखना है। और ये वही समय था इनके समय का कि मराठों ने अपने अपने स्वतंत्र क्षेत्र बनाना शुरू कर दिए थे। बड़ौदा में गायकवाड़ चले गए थे, इंदौर में होलकर चले गए थे, नागपुर में भोसले चले गए थे, और ग्वालियर में सिंधियाओं ने अपनी अलग व्यवस्था कर ली थी, याद रखना है। अब इस प्रकार से व्यवस्थाएं चलती रही और अंतिम पेशवा बने बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। कहीं ना कहीं याद रखना कि ये रघुनाथ राव का अयोग्य बेटा था, और ये ऐसा बेटा था जिसने अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों की सहायता से ये पेशवा बना था। अंग्रेजों के पेंशन में रहने वाला व्यक्ति था बाजीराव द्वितीय। तो एग्जाम में पूछेगा कि अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला व्यक्ति कौन था, पेशवा कौन था, तो बाजीराव द्वितीय था। सबसे कमजोर पेशवा कौन रहा, बाजीराव द्वितीय रहा। ये सब चीज आपसे पूछता है, और कहीं ना कहीं बाद में देखने को मिलते हैं आपको 3 आंग्ल मराठा युद्ध। पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1775 से 1782 तक। अंग्रेजों की तरफ से वॉरेन हेस्टिंग्स था जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था बाद में। इसके बाद आपको देखने को मिलता है मराठों का नेतृत्व कर रहे थे महाजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर, और 1782 में सलवाई की संधि से युद्ध खत्म हुआ था। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1806 में। ये वो समय था जब लॉर्ड डलहौजी अंग्रेजी नेतृत्व कर रहा था, और मराठों के विभिन्न सरदार मिलकर इसका सामना कर रहे थे। 1806 में राजपुर घाट की संधि के साथ ये युद्ध खत्म हुआ, और ये वो समय था जब मराठों की कब्जे से दोबारा से अंग्रेजों के कब्जे में चला गया था दिल्ली से कब्जा मराठों का हटा था 1803 में। इसके बाद तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1817 से 18 के बीच में। अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध था, लॉर्ड हेस्टिंग अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था, मराठा नेतृत्व बाजीराव द्वितीय एवं मराठा सरदार कर रहे थे। युद्ध की समाप्ति पूना की संधि से हुई, और इसमें आयरकूट जो थे उन्होंने कूटा, और उसके बाद कानपुर के निकट बिट्ठूर में बाजीराव द्वितीय को बिठा दिया, और पूना वाली व्यवस्था खत्म कर दी गई। और बिट्ठूर में एक पेंशन पे बाजीराव द्वितीय लंबे समय तक रहता है, जहां पर लगभग 1853 के आसपास इसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद अंग्रेज पेशवा का पद समाप्त कर देते हैं, और यहीं पर खत्म होता है मराठा साम्राज्य का एक भाग, जिसमें हमने पेशवाओं की बात की, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात की, शिवाजी महाराज के अन्य सभी अभियानों की बात की। अगले लेक्चर में हम फिर बात करेंगे मराठा प्रशासन के बारे में, ठीक है। तो इस लेक्चर को आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं समझता हूं कि आपने इसको नोट भी किया होगा। और दोस्तों ये लेक्चर बहुत बेहतर है इस दृष्टि से कि इसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां ली हैं, और कहीं ना कहीं दूसरे लोगों तक भी ये पहुंचना चाहिए। तो देखने के बाद आप इस लेक्चर को शेयर जरूर करें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और जो लेक्चर देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कहीं ना कहीं बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि अगला लेक्चर जैसे ही हम डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और सबसे पहले देख पाएं। दोस्तों आपका मोटिवेशन ही है हमारे लिए कि आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा देखेंगे, उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा, और हम बहुत बेहतर ऐसे ही लेक्चर्स आपको देंगे। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। क्लियर? तो मिलता हूँ अगले लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय शिवाजी।